आज की क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, रॉल्स क्या हम लोग पढ़ चुके थे और आज के क्लास में रूसो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से रूसो का पर्सपेक्टिव है ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुआ ये थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे और जहां पे हम लोग बहुत सारा थ्योरी पढ़े, जहां से हम लोग बहुत सारा मल्टीपल अप्रोचेस पढ़े और जहां पे हमको समझ में आया कि कई तरीके से जो है बहुत सारे थ्योरी है जो अलग अलग तरीके से स्टेट की उत्पत्ति को जो है एक्सप्लेन करते हैं। वहीं पे एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये बेसिकली तीन लोगों के द्वारा दिया गया है, जहां पे हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों का कहना एक ही है कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, दैट मींस द स्टेट इज क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। State is not a natural organization according to the social contract theory. The state is an artificial organization which is created by the people through the agreement. है ना, जहां पे स्टेट क्या है, खुद से थोड़ी बना है, ये तो लोगों के द्वारा बनाया गया है। जब आपस में लोग मिलकर क्या करते हैं, बातचीत करके, समझौता करके क्या करते हैं, एक स्टेट का उत्पत्ति करते हैं। तो फिलहाल हम लोग हॉब्स को समझ लेते हैं, हॉब्स का पर्सपेक्टिव कि हॉब्स किस तरीके से कहता है कि स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई है। लॉक का भी पढ़े हम कि लॉक भी बोलता है कि स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई है। और हम लोग जो है अभी पढ़ने वाले हैं रूसो। हम लोग समझते हैं रूसो व्यू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, दैट रूसो किस तरीके से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखता है। देखो, रूसो के बारे में बताया जाए तो रूसो वाज एन वेरी ब्रिलियंट एंड रूसो वाज एन वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का एक बहुत ही नाम किया हुआ व्यक्ति, एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है रूसो। पूरा नाम इनका है जे रूसो। पूरा नाम क्या है? जे रूसो। अब जे का मतलब होता है, एक का मतलब होता है जीन, एक का मतलब होता है जेकस। जीन जेकस रूसो। अच्छा, रूसो जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इनको पायनियर भी कहा जाता है। He was the pioneer person of the French Revolution in 1789। यानी जब फ्रेंच में पहला बार लोगों ने सड़क पर उतर के मोनार्की सिस्टम के खिलाफ और अपने अपने हक, अपने आजादी, अपने इक्वालिटी के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब रोड पे, सड़क पे उतरे फ्रांस के लोगों ने, तो वो जो एक बहुत बड़ा क्रांति उभर के सामने आया, उस क्रांति में इनका एक बड़ा रोल था। रोल क्या था? पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये लोगों को समझाते थे बड़ा अच्छा, ये लोगों को बताते थे बड़ा अच्छा अच्छा थॉट और विचार देते थे, मोरल थॉट देते थे, एथिकल थॉट देते थे, कैसा होना चाहिए और कैसा है ना। तो रूसो जो है, इनका पूरा नाम है जीन जेकस रूसो। ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रेंच स्कॉलर है। क्या है? फ्रेंच स्कॉलर, फ्रेंच फिलोसफर। फिलोसफर कौन होता है? फिलोसफर कौन होता है? जो फिलॉसफी झाड़ता है ना। फिलोसफर का मतलब होता है जो क्या होता है, बड़ा ही गहन अध्ययन करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स। और वो रीडर होता है, एक बड़ा अच्छा रीडर होता है। देखो कि जो फिलोसफर होता है उसकी खास बातें क्या होती है कि हमेशा चीजों को पढ़ते रहता है, और जो चीज पढ़ता है ना उस चीज को अपने आसपास वो देखता है कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोशिश करता है क्यों नहीं हो रहा है, जानने की कोशिश करता है। यही वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना। नहीं बोला जाता इंसान कि वो पूरे तरीके से जो है मतलब बड़ा ही पूजा पाठ में मगन है, ठीक उसी तरीके से स्कॉलर्स और फिलोसफर भी होते हैं जो अपने फिलॉसफी, अपने थॉट प्रोसेस में जो है जान डालने की कोशिश करते हैं, उसको बड़ा बारीकी से एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई नेचर लवर होता है तो क्या करता है, नेचर में जो कुछ भी होता है उसको बड़ा ऑब्जर्व करता है। उसी तरीके से जो फिलोसफर होता है अपने फिलॉसफी, अपने थॉट प्रोसेस में हमेशा देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है, चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहता है, कुछ नया चीज आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करता है, बताता है सही है क्या है, गलत क्या है, बड़ा अच्छा से समझाता है। जैसे हमारे समाज में संत, उसी तरीके से फिलोसफर होता है ना। तो फ्रेंच स्कॉलर है, इनका एक बुक है, उस बुक का ही नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका बुक क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस बुक वाज एक्चुअली पब्लिश्ड इन 1762। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले क्या होता है, इनका एक बुक पब्लिश होता है जिस बुक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये शख्स क्या करते हैं, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने बुक में क्या करते हैं, ही ट्राई टू एक्सप्लेन
He tried to explain that how state was originated through contract, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किस तरीके से स्टेट की उत्पत्ति हुआ है ये बताते हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट बनने से पहले क्या था, कैसा था, क्या स्वरूप था, है ना, लोग कैसे थे। तो नेचर ऑफ स्टेट में पहले बताते हैं कि भैया देखो, नेचर ऑफ स्टेट ये था कि here he actually supported the Hobbes। क्या हॉब्स बोलते हैं, यहां पे वो सपोर्ट करते हैं कि देखो भैया, स्टेट जब नहीं बना था ना, तो उसके पहले क्या था, समाज क्या था, प्री पॉलिटिकल था, यानी समाज में उस समय कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं था, यानी बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट देयर वाज नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन दैट टाइम ऑफ पीरियड who actually regulate the people, who will make the law। कोई संगठन ही नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, बड़ा अच्छे से पीसफुल तरीके से लोग रहा करते थे, बड़ा अच्छे से जिंदगी जिया करते थे। यानी इनका कहना था कि समाज प्री पॉलिटिकल था, यानी समाज में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, बट ही सपोर्टेड लॉक एंड रिजेक्टेड हॉब्स। कैसे रिजेक्ट करते हैं हॉब्स को? हॉब्स क्या कहता था कि बिफोर द नेचर ऑफ स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट इज प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, यानी समाज भी नहीं था और नहीं कोई राजनीतिक संगठन था। There was no society and there was no political authority in that time of period who actually regulate the people. But Rousseau argued that there was society before the state. It was wrong to say that there was no society before the state. No, there was society. The people actually lives in society. The people does not lives in forest area. They actually lives in society. So there were social organizations. That means लॉक तो यही बात कर रहा था कि समाज तो था। आप कैसे बोल सकते हो कि समाज नहीं था? ये हॉब्स बोलता है कि मानता ही नहीं है, मतलब समाज ही नहीं था। आपस में लोग मारपीट करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट में ये बात समझे कि वो प्री पॉलिटिकल पे विश्वास करते हैं, लेकिन प्री सोशल समाज था। उसके बाद ये बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि उस समय के जो लोग थे वो लोग का जीवन कैसा था, नेचर कैसा था ह्यूमन। तो लॉक क्या बोला था, हॉब्स क्या बोला था? हॉब्स तो पूरे एकदम असलियत बता दिया था कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसा है। नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश, ग्रीडी, नेस्टी, पावर हंग्री, ब्रूटिश, हमेशा केवल अपने बारे में सोचता है। बट यहां पे जब रूसो इसको एनालिसिस करते हैं कि स्टेट बनने से पहले लोग किस तरीके से जीते थे, लोगों का स्वभाव क्या था, तो रूसो कहते हैं कि देखो, बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट पीपल एक्चुअली लिव्स सिंपल प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पी लाइफ। बड़ा अच्छे से आनंद तरीके से जो है अपने मगन में जीते थे। यानी यहां पे ही रिजेक्टेड हॉब्स एंड सपोर्टेड लॉक। तो लॉक भी तो ये बोला था, अरे क्या बात बोलता है कि नर्क बन गया था। नर्क नहीं था, अच्छा से रहते थे लोग भाई। लोग अपने मन का कर पाते थे, जो इच्छा होता था वो कर पाते थे। क्यों इच्छा होता तो कर पाते थे? क्योंकि उस समय स्टेट नहीं था, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं था जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करे। आप सब समाज था, समाज में कुछ नहीं था, आपको जो इच्छा कर रहा हो अपना पीसफुल लाइफ जियो। बट रूसो भी यही बात बोलता है। लॉक कहता है कि ह्यूमन बीइंग आर रेशनल, सो नेवर एक्ट इरेशनल, मतलब दे नेवर एक्ट दिस काइंड ऑफ, मतलब they never behave like this, which was suggested by Hobbes। किसका फोन है भाई? So अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। सो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग में यही बताते हैं कि नेचर जो था स्टेट बनने से पहले लोगों का बड़ा अच्छा था। लोग सुखमय तरीके से जीवन जीते थे, लोग पीसफुल लाइफ जीते थे। तो बोले क्यों पीसफुल लाइफ जीते थे, कैसे आप कह सकते हो? तो बताते रूसो बोलते हैं कि देखो एक्चुअली क्या था कि उस समय कोई
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था ना, अथॉरिटी नहीं था, तो लोग ना जो इच्छा करता था वो कर पाते थे। That is, before the creation of state, there was no political organization in that time. So people can enjoy their life freely because there was no authority there who intervene their life. यार तुम ही नहीं कर सकते, आज स्टेट थोड़ा सा कुछ बोल देंगे तो आपको ऊपर एफआईआर हो जाता है। तो बोला जाता है कि आज लोग उस तरीके से जीवन को नहीं जी पाते हैं जिस तरीके से पहले जिया करते थे। तो यहाँ पे रूसो तो ये बात कहता था कि भाई अच्छा से जीते हैं, खराब से नहीं जीते थे, बड़ा अच्छा। आज जितना उनके पास फ्रीडम कम है, उसके पहले वहां पे ज्यादा फ्रीडम होता था, क्योंकि अपने मन का कर पाते थे। तो जब इंसान अपने मन का करता था तो थोड़ी झगड़ा करता है, तब तो इंसान पीसफुल तरीके से जीता। हमको जो मन में आ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ ले रहे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है नहीं पढ़ रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरा बात क्या है, किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा है तो बोल दे रहे हैं, कुछ करने का मन कर रहा है तो कर दे रहे हैं, कोई बोलने चालने वाला नहीं है। तो जैसे कैसे होता है, जब घर में मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो अपना राज चलता है, खाना बन रहा है, मैगी बनाएंगे खा के सोच जाए, हमारे दिन भर टीवी भी देखेंगे, फोन चलाएंगे, क्योंकि अब हमको इस बात का पता है कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं, आगे तो ये सब नहीं होगा। तो कितना पीसफुल लाइफ होता है ना। तो तुम कैसे बता सकते हो कि भाई पेरेंट्स के न रहने के बाद भी पीसफुल लाइफ में तो बड़ा अच्छा लाइफ होता है, इंसान को रोक टोक कोई नहीं ना करता है। बस दुख इस बात का होता है खाने को लेके, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है मैगी खा के सूझ जाएंगे, लेकिन ठीक है। हाँ वही ना बात है। अरे मन से इंसान घर में अपना जब मन तब सो के उठे, कोई बोलने चलने ऐसे सो के थोड़ा सा लेट तो बस रामायण स्टार्ट है ना भाई। तो वही यहाँ पे भी बोल रहे रूसो कि देखो, जब स्टेट से पहले लोग को कोई बोलने चालने वाला कोई संगठन नहीं था, कोई बोलचाल, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं था, तो लोग क्या था अपने मन से फ्रीली जीवन जीते थे, है ना। तो जब बोलने चालने वाला नहीं थे तो अच्छे से ना जीवन जी रहे थे। तो हॉब्स कैसे बोल दे रहे नहीं, लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ऐसे थे ऐसे। अकॉर्डिंग टू रूसो men are moral animal and moral person. They never act immorally. क्या बोलते हैं, देखो भाई इंसान जो होता है ना, ये एक नैतिक व्यक्ति होता है, एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, एक मोरल पर्सन होता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, दे हैव द मोरालिटी and they have the common sense, that is called morality, मतलब मोरल वैल्यू लोगों के अंदर होता है। तो मोरल वैल्यू जब लोगों के अंदर होता है ना, तो किसी दूसरे को जो है ना हार्म पहुंचाने का इंटेंशन नहीं रहता, है ना। तो फिर अब आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, आप समझते हो भाई, तो फिर उसको क्यों ही आप हार्म पहुंचाओगे। तो रूसो ये बात कहता है, और उसमें कोई बोलने चालने वाला नहीं था, तो क्या था, आराम से सब पीसफुल तरीके से अपना जीवन जीते थे, कोई बोलने चालने वाला नहीं था, है ना, रोक टोक करने वाला नहीं था। तब तो फिर हॉब्स बोलता है, हाँ तो स्टेट काहे बना, जब बोलने चालने वाला नहीं था, अच्छा से जिंदगी जी रहे थे, तो स्टेट काहे बनाना पड़ा। तो बोला देखो हुआ क्या, तुम बुरा मत मानो, तुमको हम कई जगह क्रिटिसाइज किए हैं, लेकिन अब लॉ को क्रिटिसाइज करता है, तुमको सपोर्ट करता है। कैसे, तो देखो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ठीक था, ये कह देना कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग खराब था, यानी इंसान का नेचर ही खराब है, तुम तो यही बोल दी नेचर ही खराब है, हमेशा पावर लविंग, सेल्फ लविंग, पावर हंग्री होता है, अपना कौन सोचता है, सत्ता का भूखा होता है ना। बोला ऐसा नहीं होता है, इंसान अच्छा होता है, बुरा भी नहीं होता है इतना जितना कि तुम बुरा बना दिए। तो ये बोलते हैं कि एक्चुअली बुरा होता नहीं है इंसान, परिस्थितियां, समाज, लोग बुरे बना देते हैं। रूसो क्या बोलते हैं, कितना अच्छा ऑब्जर्वेंस है रूसो का, और उस टाइम को देख के बता रहे हैं। बोले देखो इंसान एक्चुअली बुरा थोड़ी होता है, हर इंसान तो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। वो कभी थोड़ी झूठ बोलता है या किसी को कभी हार्म पहुंचाने का कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज ऐसा होता है, सिस्टम ऐसा होता है कि लोगों को मजबूर कर देता है उस तरीके का बिहेव करने का। जैसे हम लोग पैदा लेते हैं, हम लोग सब पैदा लिए थे तो कुछ गाली उली नहीं आता था, बड़ा अच्छा मधुर मधुर वाणी बोलते थे,
और आज का है दोस्त लोग कॉल करता है तो शुरुआत होता है गाली से, अंत होता है गाली से। यानी अच्छा, कई दफा क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है गाली वगैरह किसी को नहीं देंगे, अच्छी बात नहीं है, सही में नहीं भी देना चाहिए, एक रेशनल पीपल का ये बिहेवियर नहीं है। लेकिन क्या करे, कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो सामने वाला बात भी करता है कि तुम दो, तब क्या होगा कि हम शांत होंगे। हाँ, तब वही बात है ना। तो सम वही बता रहे हैं, आप गलत नहीं होते हो, आप गलत नहीं होते हो, बल्कि समाज और सोसाइटी और सिस्टम जो है आपको गलत बनने पे मजबूर करते हैं। तो जब आप कर देते हो तो आप गलत हो जाते हो। इसीलिए गांधी का कहना था, पाप से घृणा करो ना, पापी से नहीं। क्या बोलते हैं, पाप से घृणा करो, जो काम कर रहा है वो ना गलत है, इंसान कैसे गलत हो सकता है। वही इंसान क्या है, अच्छा किसी के लिए है। वो इंसान जब किसी के लिए कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, तो आप उसको बोलो बड़ा बुरा इंसान है। तो इस आधार पे आप किसी का कैरेक्टर थोड़ी जज कर सकते है ना। देखो, एक्शंस कैन बी रॉन्ग ना, द ह्यूमन कैन नॉट बी रॉन्ग, अंडरस्टैंड। सो रूसो बोला, देखो भाई यही बात है। तो बोला फिर कैसे समाज कैसे बुरा बना दिया। बोला देखो हुआ क्या, तो देखो क्या हुआ। बोला जैसे जैसे क्या होता, लोग पहले अच्छे से रहते थे, उनमें क्या था ना, पूरा प्रॉपर्टी था, अच्छे से रहते थे, अपना जीवन जीते थे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कोई छीनने वाला नहीं था, है ना। लोग कहां पे झगड़ा करते, लोग कहां पे लाइक बर्दाश्त नहीं कर पाते। बोलते जब उनके साथ बहुत अत्याचार होता। तो मतलब क्या हुआ उनके साथ। बोला देखो पहला चीज क्या हुआ, राइज ऑफ पॉपुलेशन। बोला देखो हुआ क्या, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता गया। तो पहले ये लोग रहते थे, जनसंख्या कम था, तो पूरा जितना भी रिसोर्सेस होता था बड़ा अच्छा से एंजॉय करते थे, छितर के रहते थे, कहीं पे भी रहते थे, कहीं से भी कुछ खा लेते थे, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इतना तो पड़ा हुआ है। अब लोग कम, खाना ज्यादा है, तो खा लोगे भी तो कोई थोड़ी तुमको बोलेगा। लेकिन दिक्कत हुआ क्या, समय समय पे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता गया, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ता गया। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो फिर प्रॉपर्टी क्या होने लगा, रिसोर्सेज का किल्लत होने लगा। तो जो लोग आने लगे वे लोग एक्चुअली क्या करने लगे, दूसरों से लड़ने लगे कि हमको भी संपत्ति चाहिए। और जो शक्तिशाली थे वे जबरदस्ती किसी दूसरे का संपत्ति क्या करने लगे, छीनने लगे। यहां पे स्टार्ट हुआ झमेला। तो झमेला क्या स्टार्ट हुआ, लोग उनको अपना संपत्ति नहीं देना चाहते हैं। अब यहीं पे बात आया कि वो लोग कहते थे कि मेरा संपत्ति है, क्योंकि हम इतने दिनों से रह रहे हैं। अब तुम, अब हालांकि जनसंख्या बढ़ गया तो क्या करेगा, उसको भी रहने का है, तो बोलता है कि नहीं तुम्हारा कैसा हुआ। तो फिर बाद में क्या होता है, अच्छा लड़ाई कर लो, जिस जो जीतेगा उसका है। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज एन क्वारल बिटवीन द पीपल। तो इसी तरीके से क्या होता है, झगड़ा पनपता है। बोले एक कारण, बोले ठीक है राइज ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरा चीज क्या होता है बोले तो, अब बोले देखो क्या होता है, राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले क्या था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के नहीं होता था। देखोगे आज ना लोग बोल दिया कि हमर कुआं है, ये हमर कल है। पहले के लोग क्या होता है ना, सारे लोग, एक गांव में कुआं रहता था, सारे लोग क्या करते थे, उस कुआं से पानी लेते थे। कोई ये नहीं कहता था कि कुआं मेरा है, घर के पास है, तो ये सभी का है। तुम बनाया नहीं है ना भाई, ये तो पहले से था। तो जो पहले से था उसमें सबका हक हुआ। We all are the children of God. So whatever the God has given to us, it has been distributed among all equally. तो इसमें क्या झगड़ा करने का बात। लेकिन जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ने लगा, तो जो लोग के पास बड़ा बड़ा संपत्ति होता था, अब उनका संपत्ति लिया जाने लगा, तो क्या होने लगा, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, माइन और थाइन। दिस कॉन्सेप्ट, ये माइन और थाइन, ये क्या करता है, इन लोगों के बीच कंडीशन इतना वर्स्ट हो जाता है, कंडीशन इतना गंदा हो जाता है कि अब सिचुएशन कैसे बदतर हो जाता है। अब सिचुएशन बदतर हो जाता है, जो हॉब्स कहा था कि परपेचुअल वॉर चल रहा है, सब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो यहां पे हॉब्स को सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि माइन एंड थाइन मतलब क्या, मेरी और तेरी, मेरा है तेरा है, मेरा है तेरा। ये चक्कर में क्या हो गया कि सारे लोग जो है एक दूसरे से क्या करने लगे, मेरी तेरी के चक्कर में किसका है किसका नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट यहां पे शुरू हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते 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 इतना वर्स्ट हो गया कि हर व्यक्ति से लड़ाई करने लगा। हर व्यक्ति अपने संपत्ति को दूसरे से बचाना, अब वो सबके मन में शक है वो ले लेगा हमारी संपत्ति। अब उसके लिए क्या करते हैं, वॉर करना, कॉन्फ्लिक्ट करना। तो कई दफा क्या होता है, जब आपको
आपका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो वही बात आ जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक कमजोर इंसान भी क्या करता है, जब वो मरने मरने तक आते जाता है तब उस दिन वो छोड़ देता है, बोलता जो भी होगा देखते हैं मार के, ऐसे भी मर जाएंगे, कहीं अगर वो उसको मार दिए तो हम जीवन जी पाएंगे। सिचुएशन इस तरीके का हो जाता है ना। तो ये सिचुएशन हुआ और सिचुएशन इतना बदतर हो गया कि हॉब्स वाला जो एनार्किक स्टेट था, कि बिफोर द स्टेट सिचुएशन एनार्किक था, अराजकता फैला हुआ था। एवरी मैन quarrel, every man against every man, everyone are involved in war and that what is perpetual war। लगातार युद्ध हो रहा है, लगातार राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए छीना छीनी, अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। तब लोगों ने बाद में इस बात को फेल किया, ये जो अफरा तफरी प्रॉपर्टी को लेके इतना झमेला हो रहा है, प्रॉपर्टी यहीं पे रह जाएगा लेकिन हम नहीं रहेंगे। ये जो लड़ाई कर रहे हैं परपेचुअल, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, मैन आर वेरी मोरल, सब समझ में आता है, लेकिन जब अपने आप पे आ जाता है तो इंसान अपने अपने आप को पहले सोचने लगता है, बाद में तुम। जैसे आज के टाइम पे, पहले टाइम में क्या होता है, सिलेंडर है हाँ ले जाइए, आज की ना है नहीं है, ना है तो ना, हाँ भाई हमारा घर में खाना ना बनेगा, दूसरा का समाज सेवा बाद में, पहले अपने तो जी लें, है ना। तो वही बात सिचुएशन है, अपने पे आ जाता है तो फिर इंसान क्या करे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे वाले को हम पहुंचा पाते हैं, है ना। तो यहां पे बोलते हैं अब यहां पे सेल्फिश हो गया, ग्रीडी हो गया, नेस्टी हो गया, ब्रूटिश हो गया और पूरा स्थिति जो है बिगड़ गया। और इस स्थिति को रोकने के लिए लोगों ने आपस में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। लोग आपस में बैठे और बैठ कर बोले कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो परपेचुअल वॉर है, इनसिक्योरिटी है ना, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो हमेशा क्वेरल हो रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसके लिए लोगों ने मिलकर क्या किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। लोगों ने मिलकर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी एग्रीमेंट किया। सारे लोगों ने एग्रीमेंट किया और इस बात पर पहुंचे सारे लोग बात करके कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा अथॉरिटी बनाते हैं जो क्या करेगा, सही गलत तय करेगा, सही कौन है गलत कौन है। और हमारे समाज में ये जो इनइक्वालिटी फैला हुआ है, ये जो एक के पास इतना संपत्ति, एक के पास है ही नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और एक के पास इतना है कि कोई फायदा नहीं है उसके, वो बट अब वो दे नहीं रहा है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अथॉरिटी तैयार किया जाए जो अथॉरिटी क्या करेगा, फेयर को देख रेख करेगा, यानी राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। साथ ही साथ क्या करेगा, हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो प्रॉपर्टी है, सभी को क्या होगा, सभी का सिक्योर रहेगा, कोई किसी को मारकर पीट कर छीन ना पाए। इसके लिए क्या करेगा, कोई एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए समाज में। तो लोगों ने सोचकर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अच्छा, अब यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉक बोला था 2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बोला नहीं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लोगों ने मिलकर क्या किया, एक व्यक्ति को अथॉरिटी, यानी एक व्यक्ति को अपने में से क्या बना दिया, लीडर बना दिया, और इससे बना स्टेट। और स्टेट बनने के बाद जो है वो लीडर क्या करने लगा, लॉ बनाने लगा। बट यहां पे सबसे बड़ा बात ये बोलते हैं कि देखो भाई, ये जो गवर्नमेंट और ये जो स्टेट हम बनाए, जिसका मेन काम है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू इंश्योर the rights and freedom of everyone in the society, and to maintain equality, to divide the property right equally among the people। तो इसके लिए तो स्टेट बना है। तो ये स्टेट को किस पे काम करना पड़ेगा, जनरल विल को फॉलो करके। ये जो लीडर हम बनाए, जिसको हम सारा पावर सौंपे, बोले कि वी ऑल आर एक्चुअली we all are came together and actually surrender their power to the leader, but all the power we are not surrendered to the leader। कुछ पावर लीडर को दिया जाएगा, बाकी जो पावर होगा वो लोगों के पास होगा। दैट्स व्हाट जनरल विल। और जनरल विल का बोला गया यहां पे कि जो गवर्नमेंट हम लोग बनाए, जिस लीडर को बनाए, the state and the ruler of a state must be
must be govern and regulate the society and state on the basis of general will. General will means, general will is called common will. General will means collective will of the whole society. यानी समाज का क्या कहना है, समाज का जिसमें भलाई है, सारे समाज के लोगों का जिसमें मतलब जनरल विल मतलब समाज के 99.9% बहुमत से काम होगा, मेजोरिटी से काम होगा, जैसे हमारे देश में काम होता है। कैसे मेजोरिटी से काम होगा? बोलते सरकार अपने मर्जी का कुछ नहीं करेगा। Government should not act according to their own will. The government should be work according to the people's will. That is called general will. People are the master. You are just appointed by the people to work for the people. है ना? तो जो लोग कहेंगे वही सरकार को करना पड़ेगा। And if government fail to do, है ना, if the government fail to do and fail to do work according to the people will, so the people have right to remove him and her. And if you go against general will, if you go against the common will, if you go against the people, so people can remove you. जनता के खिलाफ नहीं जा सकते हो, जनता के इंटरेस्ट का, जनता जो चाहता है वही उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा, अपने इच्छा से नहीं। यू आर नॉट अ डिक्टेटर, यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द जनरल विल, so that you have to follow, you have to act according to general will. But if you are not doing work according to the general will, so people can remove you. That means यहाँ पे एक आइडिया बड़ा अच्छा देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे सरकार किसके आधार पे चलता है? लोग, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। लोग के पास अधिकार है बनाने का भी, और सरकार बनने पे लोगों के आधार पे ही काम करना पड़ेगा। कितना हमको अच्छा लगा। देखिए नेपाल जेएनजी गवर्नमेंट है ना, मारपीट के साथ मोनार्की फोनार्की फोड़ फाड़ दिया, खत्म, प्राइम मिनिस्टर को भर के पीटा सब। लेकिन अब क्या है, वहां पे एक जेएनजी सरकार है ना, जेएनजी सरकार है। लाइक जो एक डीजे प्रोफेशन था वो प्राइम मिनिस्टर है, जो रैपर था वो लाइक होम मिनिस्टर है ना। और वो देखो कितना जेएनजी है, वो डायरेक्ट आके कॉमन लोगों से हाथ मिला रहा है, ऐसे चलते हुए हाथ मिला रहा है, सबसे मिला रहा है। और वहां पे क्या मैसेज देने की कोशिश किया हुआ है, ये जो वीआईपी कल्चर था वो खत्म हो गया। हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का एमपी आता है तो इतना पुलिस इतना सब लेके आता है, कॉमन मैन से मिल भी नहीं करते, अब घिरा रहता है। बाप, जनता ही तुमको बनाया, जनता के बाद ही जनता के बीच से गायब, मतलब जनता ही तुमको बनाया और जनता से तुम मिल नहीं सकते हो। तुम अब जनता का तुम वीआईपी बन गए। वीआईपी जनता ना होना चाहिए, जो बनाया वो बड़ा होता है ना, कि जो बना वो बड़ा होता है। तो वही बात है, जनरल विल समझ में आया, पीपल की इच्छा। जैसे सपोज दैट एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जनरल विल का एक सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं। सपोज दैट तुम्हारा मोहल्ला है, उस मोहल्ला में तुम डिमांड कर रही हो कि लोगों का डिमांड है, कुछ लोगों का डिमांड है कि वहां पे एक लाइब्रेरी बनना चाहिए। लाइब्रेरी नहीं, कोई कह रहा है भैया लाइब्रेरी बाद में बनाइएगा, सबसे बेसिक चीज है ना, पानी का किल्लत है, वाटर, वाटर थोड़ा करवा दीजिए। कोई कहता है भैया एक काम कीजिए, बोला क्या? बोला कि एक काम कीजिए, ये रोड खराब हो गया, रोड बना दीजिए। अब सरकार किस पे काम करेगा? सब तो लोगों का ही ओपिनियन है, लोगों का ही इंटरेस्ट है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब सरकार का काम होगा कि कौन सा काम पे सबसे ज्यादा लोग का बेनिफिट होगा, कौन सा इंटरेस्ट सबका कॉमन इंटरेस्ट है। तो आप देखिए, लाइब्रेरी बाद में भी बनेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पढ़ेगा भी तो चलेगा, पहले जिए तब ना। फिर उसके बाद ये बोला कि रोड बाद में बन जाएगा तो चल जाएगा। सबसे पहले तो जीने के लिए वाटर बेसिक फैसिलिटी है, इससे सभी का इंटरेस्ट है, ये तो सभी का इंटरेस्ट है। तो क्या करेगा सरकार? वाटर के ऊपर काम करेगा, वाटर वहां पे लगाएगा। दैट इज कॉल्ड जनरल विल। काम लोगों का ही नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी मेजोरिटी।
तो सरकार सब काम नहीं ना कर सकता है एक ही टाइम पे, तो सरकार पहले देखता है, रेक्टिफिकेशन करता है, कौन सा काम कर देने से ज्यादा कॉमन गुड होगा, है ना। लास्ट, पॉपुलर सोवर्निटी। एक और बात यहां पे बताते हैं, पॉपुलर सोवर्निटी जो हम बताएं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी? पॉपुलर सोवर्निटी मींस, वो बताते हैं कि देखो, जो हम सरकार बनाए हैं वो सरकार हम लोग बनाए, यानी लोग बनाए हैं। सो पीपल जो है आर द मास्टर, पीपल हैव द रियल पावर। दैट मीन्स हियर ही गिव्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? पॉपुलर, पीपल डेमोक्रेसी। सोवर्निटी, पॉपुलर सोवर्निटी मतलब जहां पे पीपल हैव द रियल पावर इन द स्टेट, and whatever the people thinks, whatever the people want to do, मतलब peoples have the superior power। लोगों के पास ही क्या होगा? सबसे सर्वोच्च शक्ति उनके पास होगा। जैसे हमारे देश में लोग ही क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे, लोग ही किसी को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बात करते हैं, जहां पे पीपल आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर ऑफ स्टेट। पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इन एवरी अफेयर ऑफ स्टेट पीपल्स आर देयर, पीपल शुड बी पार्टिसिपेट डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली। एमपी एमएलए भेज के नहीं, हम खुद बैठेंगे, हम खुद कानून पे बात करेंगे, हम खुद तय करेंगे, हमारा कानून हम लोग तय करेंगे, जो कि अभी स्विट्जरलैंड में है। बट हमारा देश में भी डेमोक्रेसी है, बट डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे लोग जाकर पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, लोग जिसको चुन कर भेजे वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, यानी हम नहीं है लेकिन हमारा ही लोग क्या, हमारा ही बात करेगा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। लेकिन रूसो बात करता था पॉपुलर सोवर्निटी, कि लोगों के पास ही सबसे ज्यादा क्या होगा? रियल पावर होगा। तब ना 5 साल के बाद जो है, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जो भी हो पावर में हो आप, लेकिन प्रधानमंत्री का जब चुनाव आता है 2024 में हुआ, फिर 2029 में है, और अभी 2026 में चल रहा है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का। सो ममता 3 टर्म तो चीफ मिनिस्टर रही है, फिर इलेक्शन हो रहा है, तो इस पर बंगाल के लोगों को यहाँ पे ये अधिकार है, पावर है कि अब वो किसको चुनेंगे। नहीं, जनता ही बनाती है और जनता ही गिरा देती है। अब समय है, बनाओ नहीं तो गिराओ। यानी व्हाट? डेमोक्रेसी तो है, पीपल के पास ही तो ज्यादा पावर है ना। तो ये एक हमें यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, एक कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कई बार रूसो का ये आ जाता है। रूसो एक बात बड़ा अच्छा कहा थे, एक स्पीच दिए थे बड़ा अच्छा, एक कोटेशन है उनका, कई दफा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वो कोटेशन है, वो बोलते थे, मैन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चैन। बोलते थे मैन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चैन। यानी इंसान पैदा होता है स्वतंत्र, लेकिन जैसे पैदा होता है बेचारा को जंजीर और सबसे बांध दिया जाता है। अब बोला कैसे? बोला देखो, जब वो पैदा होता है तो बड़ा ही क्या होता है, बोलो, मैन आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चैन। यानी इंसान पैदा लेता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन पैदा लेने के बाद वो पूरे तरीके से क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए अब स्वतंत्र नहीं होता। If you are born in any family, so you have to follow the rules and regulations of the family. If you go in a school, you have to follow the rules and regulations of a school. You have to go anywhere, you have to follow minimum decorum. आपको मिनिमम डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ता है। आप अपने जीवन में डिसीजन लेना चाहते हो, बट यू आर नॉट फ्री टू टेक डिसीजन। यू हैव टू कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स, यू हैव टू कंसल्ट विथ योर टीचर। यू कांट टेक इंडिपेंडेंटली ना, यू कांट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली। यू कैन नॉट चूज योर लाइफ पार्टनर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे देश में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। बट आप बोल के देखो कि हाँ हम शादी करना है, ढेर बड़ा हो गया है, पाल पोस के बड़ा किए हम, डिसाइड तुम करेगा। तुम खाली ये बोल दिया कि शादी करना है,
तो बवाल। हाँ, और दूसरा बात हो गया तुम बोले उससे शादी करना है, तब तो बोले फट्टा कहाँ है, छोड़ने फट्टा कहाँ है, निकाल निकाल। तुम क्या करेगा कि किससे शादी करेगा? हाँ? नहीं, एक्चुअल बात ये है समटाइम कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि यू आर बॉर्न फ्री बट यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन, यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन, यू कैन नॉट टेक योर ओन डिसीजन लाइफ में, किस कॉलेज में पढ़ना है, कहां जाना है, किससे शादी करना है, कुछ नहीं। और बीइंग अ ह्यूमन, इफ यू आर ह्यूमन सो यू आर आल्सो नॉट फ्री। मैन को थोड़ा बहुत फ्रीडम है, मिल जाता है, जब पैसा वैसा कमाने लगता है तो थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। हाँ ठीक है, करेंगे तो ठीक है। लेकिन क्या है, वुमेन को बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? बीइंग अ वुमेन दैट मींस यू आर बिलोंग्स टू द सेकेंड जेंडर, सेकेंड सेक्स, दैट मींस यू आर इनफेरियर इन द सोसाइटी। तो ऊपर से और कि आप क्यों डिसाइड करोगी? हाँ, तो ये क्या होता है, जेंडर बायस हमारे समाज में है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्की तो हमारा है, तो हर कुछ डिसीजन कौन लेता है? मैन। हाँ, all decisions are taken by the man in our family, from family, some mothers को छोड़ के, है ना, some are exception, वो कुछ तो एक्सेप्शन है कि ठीक है वहां पे वो डिसीजन लेते हैं। बट आज भी हमारे समाज में देखा जाता है तो ज्यादा तौर पे क्या होता है, डिसीजन एक्चुअली पेरेंट्स लेते हैं, और पेरेंट्स में भी एक्चुअली मेल पेरेंट्स, फीमेल नहीं, है ना। क्लियर समझ में है? सो रूसो यही बात कहा, हमको फ्रीडम तो है लेकिन हम जैसे फ्रीडम का बात करते तैसे इंसान बोलने लगता है इतना बड़ा हो गया है, ऐसे बोलेगा, हम जो बोलेंगे वही तुमको बोलना पड़ेगा। मतलब तब काफी अपना में इंडिपेंडेंस ही नहीं है, नाम का पास खाली फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार फटकारता है। अभी 2-3 पेरेंट्स को जेल में डाल दिया, कहा है? हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक है वर्डिक्ट, उसका लड़का का था कि शादी करना था, जिससे शादी करना चाहता था शादी नहीं करने दे रही थी मम्मी, रुकावट कर रहा था, ये लोग जाके बोल दिया, ले बाबा लीगल एक्शन हो गया। क्या है? क्योंकि आर्टिकल 21 डायरेक्ट कहता है कि दैट एवरीवन हैज द राइट टू लिबर्टी इन आवर कंट्री, सो यू कैन नॉट फोर्स इवन योर पेरेंट्स, एवरी ह्यूमन हैव ना सम राइट्स। लो, इसके ऊपर केस हो गया, सारे पेरेंट्स को वार्न किया है। हाँ, तो तुमको भी जाना है। तो उसके बाद क्या है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हम समझाएं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा, ये तीनों को हम लोग पढ़े तब मिलकर हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि तीनों ही बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, इसलिए इसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो अब हम यहां पे बता रहे हैं, ये सब तो थ्योरी वगैरह हम लोग पढ़ लिए। थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ डिफरेंस होता है, समझो, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? बोलो। हाँ, मतलब अगर बोला जाए तो कंट्री को बोला जाता है स्टेट, और गवर्नमेंट मतलब जैसे नॉर्मल भाषा में वेस्ट बंगाल स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर जो ये चल रहा है जो पॉलिटिकल जो भी बोलो, पॉलिटिकल जो भी, हाँ हाँ, गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट मतलब जहाँ भी सोने होता है वो स्टेट होता है। ओके, देखो, हाँ, जैसे तुम बोली, ठीक ही बोली हो, स्टेट एंड गवर्नमेंट को थोड़ा हम और समझा देते हैं, बिकॉज it is very important to understand the clear difference between the state and government. Sometimes people they think state and government are same, but state and government are clearly different from each other, है ना? So state का मतलब क्या होता है? State is basically a hypothetical concept. You know, in a reality sense, state never exists. It is just a hypothetical thing. This is called state, but you cannot see the state.
So state is called a hypothetical concept, है ना? It is an imaginary concept. It is a metaphor. It is an imaginary concept. In a reality, it never exists. Oh हाँ, never exists. Where is the state? हमको एक बता दिया गया कि इसका कलर लाल है, एप्पल का कलर लाल है, तो अब हम लोग हर जगह वही क्यों जानते हैं? एप्पल लाल, हमारा पहले इमेज हो जाता है इसका लाल कलर का होगा। तो उसी तरीके से स्टेट हम लोग को समझा दिया गया। स्टेट मीन्स क्या? जस्ट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन थ्योरी, बट इन अ प्रैक्टिस इट नेवर एग्जिस्ट। मजा का बात है। स्टेट जो है, जो हम लोग इतना इतना स्टेट चलाते दिन भर, कहाँ है स्टेट? कोई पूछ दे कहाँ है स्टेट? एक दो स्टेट कहाँ? मुझे तो खाली दीवार दिख रहा है, फिर स्टेट। प्रैक्टिकल चीज में जानो ना, वेयर इज स्टेट? देखो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के इफ यू नॉट कनेक्ट विद द राइट प्रैक्टिकल थिंग्स, तो फिर फायदा नहीं है। ये जीना सिखाता है, समझाता है बहुत चीज को। तो स्टेट एक बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट इज अ पॉलिटिकल सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट हमेशा पॉलिटिकल सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टेट क्या होता है? एक पॉलिटिकल सोवरेन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों को रहने के लिए क्या होता है, लोगों का एक डेफिनाइट, है ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है स्टेट। स्टेट इज बेसिकली द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात। स्टेट एक राजनीतिक संगठन है ना। अब बात आता है कि गवर्नमेंट क्या होता है। तब गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट इज जस्ट वन एजेंट ऑफ स्टेट। Government is not a state. Government is just a part of a state. Government is just a one important element of a state. है ना? गवर्नमेंट क्या होता है? एक एजेंट होता है, एक एजेंसी होता है। किसका? स्टेट का। देखोगे LIC वाला हम लोग सुनते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, LIC, है ना। तो LIC वाला देखोगे बहुत सारा टाई लगा के इधर उधर घूमते रहता है। तो इधर उधर जो घूमते रहते हैं उनको कहते हैं एजेंट। बट द एजेंट डज नॉट मीन दैट कि वो LIC कंपनी है, वो LIC के लोग हैं। तो गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि वो स्टेट है। गवर्नमेंट एक एजेंट है स्टेट का। दूसरा भाषा में समझा है तो गवर्नमेंट इज द मैशिनरी बॉडी ऑफ स्टेट। Government is the mechanism of a state by which state implement all the things in the society. ना क्या है? गवर्नमेंट तो बेसिकली एक मैशिनरी है, एक बॉडी है जो क्या करता है, जैसा स्टेट कह रहा है वैसा वो कर रहा है। स्टेट के अंदर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ऑलवेज लाइज विद इन द स्टेट। एवरी स्टेट नीड्स वन गवर्नमेंट हु विल रन अकॉर्डिंग टू द, हु विल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एंड इंप्लीमेंट ऑल द विल ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट खुद से सारा इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, तो स्टेट को चाहिए गवर्नमेंट जो स्टेट कहता है उसको पूरा समाज में रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बनाता है। तो जब गवर्नमेंट इज जस्ट एन एजेंट, जस्ट एन एलिमेंट, जस्ट एन बॉडी हु लेज डाउन ऑल द वर्क ऑफ स्टेट, जो स्टेट का सारा काम करता है। समझ में आया? तो स्टेट एंड गवर्नमेंट दो अलग अलग चीज होती है। दूसरा, स्टेट के पास होता है, स्टेट पोजेस सोवरेनिटी। स्टेट के पास क्या होता है? स्टेट पोजेस सोवरेनिटी, यानी जो सोवरेनिटी होता है वो किसके पास होता है? ऑलवेज इन स्टेट। स्टेट पोजेस सोवरेनिटी, यानी स्टेट के पास क्या होता है? संप्रभुता। गवर्नमेंट डज नॉट पोजेस सोवरेनिटी। गवर्नमेंट डज नॉट पोजेस सोवरेनिटी। तो हम लोग क्या समझते हैं? गवर्नमेंट के पास क्या सोवरेनिटी है? नहीं है। समझ में आया? किसके पास सोवरेनिटी है? स्टेट के पास। एक और बात, स्टेट इज परमानेंट।
स्टेट क्या होता है? स्टेट इज द परमानेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट एक बेसिकली क्या होता है? परमानेंट बॉडी होता है, परमानेंट कम्युनिटी होता है ना। बट गवर्नमेंट इज टेम्पररी, गवर्नमेंट इज टेम्पररी बॉडी, टेम्पररी बॉडी, है ना। सरकार कभी परमानेंट नहीं होता है ना। सरकार नहीं सुनते हैं, सरकार तो आती रहते जाएंगी, बट ये देश रहना चाहिए। यानी एक जो कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं हम लोग, यानी देश क्या है? अमर है। नहीं, सरकार तो क्या है? जिसका बहुमत मिला वो सरकार में आ जाएगा। आज मोदी जी का बहुमत है तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल मोदी जी का बहुमत खत्म हो जाएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री से उतर जाएंगे, सरकार कोलैप्स हो जाएगा, फिर नया सरकार बनेगा। यानी ये क्या होता है? गवर्नमेंट जो है बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। हाँ, स्टेट इज अ टेम्पररी बॉडी, 5-5 साल में चेंज होता रहता है। ये देखो चेंज करने का समय आ गया 2021, 2026, अब फिर 2026 के बाद 5 साल बाद होगा। तो ये क्या है? ये तो टेम्पररी बॉडी है ना। अभी कहां गवर्नमेंट है? समझ में आ रहा है ना। तो वही बोलते हैं गवर्नमेंट एक जस्ट क्या होता है? टेम्पररी बॉडी होता है। अच्छा, गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन काम होता है टू रन द कंट्री। मेन काम क्या होता है गवर्नमेंट का? रन द कंट्री, टू रन द कंट्री। पूरे देश के लोगों का जो बेसिक नीड्स है वो पूरा कर, है ना। और गवर्नमेंट दूसरा काम क्या करता है? गवर्नमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ स्टेट। जैसा स्टेट चाहता है, स्टेट चाहता मतलब जैसा स्टेट के लोग चाहते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। नहीं तो एग्जांपल हमारे पास है नेपाल। वहां पे क्या है? जो स्टेट के जो ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लोग थे, लोग अपना केवल अपना बाल बच्चा, अपना बेटा, अपना फैमिली, अपने वंश को केवल देखते थे। करप्शन करना, दिस करना, दैट करना। और जो नेपाल के आम लोग थे, जिससे नेपाल बना है स्टेट, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, ना पढ़ाई लिखाई, ना उनका रोजगार, रोटी रोजगार के लिए तरस रहे थे, करप्शन के लिए तरस रहे थे। क्या करेंगे करप्शन के लिए? इतना रोटी रोजगार खाने के लिए कुछ नहीं है। और स्टेट को कितना बार बताया गया, समझाया गया, वो समझ नहीं आ रहा, मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, वो अपना ही अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपना पेट भरने में लगा हुआ है। स्टेट की गद्दी पे और गवर्नमेंट आपको बनाया गया है स्टेट के लोगों के लिए काम करने के लिए, बट आप क्या करो? अपनी केवल फैमिली के लिए काम कर रहे हो। तब ना जाके लोगों ने वहां पे क्या किया? खत्म कर दिया। और आज क्या है? लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया जेएनजी को, और जेएनजी गवर्नमेंट आज बना है, जेएनजी गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, स्टेट और गवर्नमेंट में समझ में आया? तो क्या सोवरेनिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है? नहीं। किसके पास होता है? स्टेट विल डाई when state lose sovereignty। क्या बताया हम? स्टेट विल डाई when state lose sovereignty। सपोज दैट, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सपोज दैट इंडिया है, ये अभी आजाद अपना देश है, सब कुछ अपने तरीके से हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कोई दूसरा देश अटैक किया और ये पूरा कैप्चर कर लिया तो स्टेट का सोवरेनिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा बवाल हुआ था। जब हम बोलते हैं, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी बात उठाया मिलिट्री पे, जो पहले हमारे जनरल थे, सेनापति थे, कि चाइना जब अटैक किया था तो हम परमिशन मांग रहे थे कि हम क्या करें, डूब गया हम लोग के टेरिटरी में, परमिशन दीजिए, तो आप परमिशन नहीं दी। इसी के ऊपर इतना बवाल हुआ। और वहां पे राहुल गांधी क्या बोला? इंडियन सोवरेनिटी इज अंडर ट्रबल एंड इज अंडर डेंजर। तो वर्ड देखो क्या वो यूज किया, इंडियन सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स क्या? इंडिपेंडेंस खतरे में। मीन्स वो बता रहा है कि अगर वो एक यहां से अगर 1 मीटर भी अगर लैंड पे हमारा कब्जा किया है, दैट मीन्स हमारा सोवरेनिटी का नुकसान हुआ है। एक देश का सोवरेनिटी ही उसका सब कुछ, प्राण, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ होता है। जैसे हम लोग का अपना इज्जत, ठीक उसी तरीके से देखो पाकिस्तान, हमारे देश के ऊपर वो आकर घुस के पहलगाम में हमला कर दिया, तो हमारा सोवरेनिटी पे अटैक किया ना, हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारना, यानी क्या है? आप सोवरेनिटी पे अटैक किए, क्रॉस करके आए।
तो भारत को पलट कर जवाब देना था, दिया भी सरकार। तो भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा लोगों के ऊपर लगा ना, तो सरकार उस समय अपने सोवर्निटी से मजाक नहीं करती। सोवर्निटी है तभी स्टेट है और तभी हमारा सब कुछ है, लेगेसी और लेजिटिमेसी सब है। नहीं तो संविधान कोई फायदा नहीं है, लोग ही सुरक्षित नहीं तो गवर्नमेंट का देगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब, है ना। अब हम लोग समझते हैं एक और डिफरेंस अक्सर जो आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट वर्सेस सोसाइटी। क्या समाज और राज्य के बीच कुछ अंतर होता है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी? समाज और राज्य के बीच कुछ अंतर होता है? क्या होता है? स्टेट तो जानती हो तुम लोग, सोसाइटी क्या होती है? हाउ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट? बोलो। ओके ना, ओके, सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, एक चीज समझ गए हैं, बट कैसे लोग समझेंगे कि सोसाइटी अलग है स्टेट अलग है? सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ द पीपल। समाज केवल लोगों से बनता है। सोसाइटी डज नॉट नीड सोवर्निटी, सोसाइटी डज नॉट नीड गवर्नमेंट, सोसाइटी ओनली नीड्स पॉपुलेशन, सोसाइटी ओनली नीड्स पीपल। समाज लोगों से मिलकर बना होता है, बट राज्य को बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, है ना। तो वही सोसाइटी इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ पीपल। समझ में? सोसाइटी इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विच इज मेड ऑफ लव, अफेक्शन एंड हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, जो प्यार, मोहब्बत और एकता से मिलकर, एकता के बंधन से मिलकर बनता है ना। हम नहीं बोलते समाज है हमारा, समाज क्या कहेगा। अरे तो समाज तो हमसे ही मिलकर बना है ना, लोगों से मिलकर बना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे हम लोग समझे, बट स्टेट क्या है? स्टेट इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट सोसाइटी इज एन human oriented organization. Society is a social organization while state is a political organization. State always have government sovereignty but society does not need government. समाज में सरकार है कोई नहीं है, समाज में तो समाज के लोग हैं, आम लोग हैं, बातचीत करते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा। कुछ घट गया तो मांग लेते हैं उनसे, जब आता है तो दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड ना ब्रदरहुड, दैट इज कॉल्ड ना सेंस ऑफ यूनिटी, दैट इज कॉल्ड ना एक अपनापन की भावना, वननेस की भावना है, इसी को कहा जाता है समाज। नाउ लास्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट वर्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट वर्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन या अदर एसोसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट वर्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एसोसिएशन व्हिच वर्क्स इन आवर सोसाइटी? हमारे समाज में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट के बीच बेसिक डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? पहला बात तो स्टेट इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट these are not political organizations, these all are social organizations. If they work for society they are called social organization, if they work for culture they are called cultural organization, if they work for religion they are called religious organization, if they work for peasant they are called peasant organization, if they work for student they are called student organization, if they work for women they are called women organization. That means what? There is one difference, there is a difference over motive and purpose. स्टेट तो पूरे लोगों के लिए है, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है सबका अलग अलग होता है, अलग अलग। स्टेट सभी का भला करता है, स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन सभी का नहीं। जिसको लिए बनाया गया पीजेंट के लिए तो पीजेंट के लिए काम करेगा, तुम बोलो वुमेन के लिए तो वुमेन का अलग है। क्लियर हुआ पहला? दूसरा स्टेट जो होता है हमेशा वो देखोगी, वट एवर द स्टेट, द लॉ ऑफ स्टेट is equally binding over all the people and organization within the state.
यानी एक देश के अंदर चाहे लोग हो चाहे कोई भी संगठन हो, मुकेश अंबानी का कंपनी क्यों ना हो, स्टेट का लॉ आपको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर इक्वली लागू होता है। बट सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे समाज में काम करते हैं उनका भी रूल्स रेगुलेशन होता है, जैसे मुकेश अंबानी। रूल्स 2 मिनट। तो जैसे क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमें कंपनी का ही नाम लेते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस कंपनी है ना, जियो अंबानी का। तो जो जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी के जो ऑनर है, वो जो लॉ बनाया है, जियो कंपनी का जो लॉ है वो केवल जियो कंपनी के इंप्लॉइज जो है उनके ऊपर लागू होता है, पूरे देश में। यानी द लॉ of the organization is not binding over the other people in the society. Those who works in this organization उनके ऊपर ही लागू होता है। They take decision for their company, never state. यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनको स्टेट का सारा कानून मानना पड़ेगा, लेकिन स्टेट का उनके द्वारा बनाया गया कानून स्टेट के ऊपर कभी लागू नहीं होता। नहीं समझ में आया? हर एक का अपना अपना क्या होता है, लॉ होता है। जैसे हमारा समाज में स्कूल है ना, स्कूल हैव देयर सम लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना बजे आना है, इतना बजे नहीं आना। तुम नहीं जाओगे तुमको पनिश करेगा, उसके पास भी पावर है एक, तो वो पनिश करेगा तुमको क्योंकि तुम उसके स्टूडेंट हो, वो आके तुम स्टूडेंट हो, नहीं जाओगे तो पनिश करेगा। लेकिन स्कूल का जो रूल्स रेगुलेशन है वो स्टेट के ऊपर लागू नहीं होता, देश पे लागू नहीं होता, बट स्टेट जो लॉ बनाएगा वो स्कूल पे लागू होगा। क्या लॉ बनाया स्टेट? स्टेट क्या लॉ बनाया? सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, कोई बच्चों को कास्ट लाइन पे, बैकग्राउंड लाइन पे, रिलीजियन लाइन पे, जेंडर लाइन पे इनरोलमेंट लेने से मना नहीं किया जाएगा। किया जाएगा तो उनको केस हो जाएगा। ये स्टेट का लॉ है। अब ये स्टेट का लॉ पूरे भारतवर्ष में लागू है, हर व्यक्ति पे, हर कंपनी पे, हर समाज में, हर सरकार। समझ में आया है ना? और हमें बताया द पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन इज डिफरेंट। जो संगठन बनता है, हर संगठन का समाज में क्या है, अलग अलग तरीके का क्या होता है, मोटिव होता है। लेकिन स्टेट का एक ही मोटिव होता है। स्टेट का एक ही मोटिव होता है, वेलफेयर फॉर पीपल। स्टेट का क्या मोटिव होता है? वेलफेयर फॉर पीपल। स्टेट का एक ही मोटिव होता है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी टू द पीपल। लोगों को क्या करना? बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना। देखोगे एक कंपनी कुछ अगर देता है बोनस, तो जो उसके एम्प्लॉय वो काम करते उसको देता है, लेकिन जब सरकार से कुछ मिलता है, लक्की भंडार, तो सबको मिलता है क्योंकि स्टेट का है। समझ में आया? अच्छा, इसमें टीएमसी बीजेपी नहीं हो, सरकार कोई भी हो, सबको मिलेगा। टीएमसी बीजेपी, तुम जैसे मान लो यहाँ पे तुम बीजेपी करते हो तो तुमको हम ये ना देंगे, ऐसा बात नहीं है। इवन द सिटीजन बाद में बीजेपी टीएमसी करते रहो। क्लियर हुआ? समझ में आया? सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को समझ में स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, सोसाइटी से कैसे अलग है। आगे के क्लास में जो है हम लोग नेशन, नेशनैलिटी और लॉ, इक्वालिटी, जस्टिस पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।